हेलो फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक जो कि है लैग्रेंजे लीनियर इक्वेशन। ये बेसिकली इसका पहला पार्ट है। सो अगर आप वीडियो को देखते हो सो प्लीज वहां पे फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। आज हमारे पास ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे ये जो लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ सबसे पहले वो समझेंगे। तो सपोज हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और ये लिखा है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बार हुआ है। तो अगर डिफरेंशिएशन एक बार हुआ होगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है। इन केस यहाँ पे होता डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या फिर यहाँ पे होता एक से ज्यादा बार, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, तब उसे बोलते सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। और ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर की, यानी कि जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो कैसी होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, ना कि सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। यानी कि हम लोगों की इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर में। अब जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी उसके भी दो टाइप होंगे, पहला होगा लीनियर, दूसरा होगा नॉन लीनियर। यानी कि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होगी फर्स्ट ऑर्डर में भी, एक होगी लीनियर, एक होगी नॉन लीनियर। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अब लीनियर और नॉन लीनियर इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में समझेंगे। हमारे पास जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो डेल जेड अपॉन डेल वाई है इसकी पावर कितनी है, ये भी 1 है। तो अगर पावर 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर, और अगर एक से ज्यादा होगी, सपोज 2 है, 3 है या किसी ज्यादा, ठीक है, तो वो हो जाएगी नॉन लीनियर, ठीक है। यानी कि हमने क्या समझा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वो फर्स्ट ऑर्डर की कब होगी और वो लीनियर कब होगी और नॉन लीनियर कब होगी, इतना हमें पता चल चुका है। ओके, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। यानी कि जो हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी होगी वो हम लोगों की लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है, ठीक है। फिर एक इंसान थे, एक मैथमेटिशियन, ठीक है, उनका नाम था लैग्रेंजे, उनका था नाम लैग्रेंजे। उन्होंने कहा कि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं पर मेरी 2 कंडीशंस हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपकी क्या कंडीशन है। इन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये कि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो कर दूंगा पर वो लीनियर वाली को करूंगा, मतलब कर दूंगा पर वो लीनियर वाली को करूंगा, ठीक है। यानी कि ये लैग्रेंजे हैं, ये सॉल्व करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, नॉन लीनियर को नहीं करेंगे। इनसे कहा गया कि क्या आप नॉन लीनियर सोल्यूशन नहीं देंगे, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इनका मन या फिर जो भी हो, इन्होंने कहा जो मैं सोल्यूशन दूंगा वो केवल लीनियर के लिए दूंगा, नॉन लीनियर के लिए नहीं दूंगा। यानी कि जो लैग्रेंजे के मेथड से जो हम लोग सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो केवल वही होंगी जो लीनियर होंगी। इसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे और इसको इरेज कर देते हैं। तो इनकी पहली कंडीशन क्या थी कि हम सॉल्व करेंगे केवल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और दूसरी कंडीशन इनकी ये थी कि जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एक फिक्स फॉर्मेट होना चाहिए जो कि इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि है PP प्लस QQ इक्वल्स टू R। यानी कि इन्होंने कहा कि मैं केवल वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो कि इस फॉर्म में होगी। अगर इस फॉर्म में होगी तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, यानी उसका फॉर्मेट ये होगा, और अगर वो ऐसी है दिखने में तो उसे लैग्रेंजे के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है भी देखेंगे।
अगर अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सवाल स्टार्ट होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, Pp प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पे जो ये P, Q और R है वो है x, y, z के फंक्शन, यानी कि P की जगह पे, Q की जगह पे, R की जगह पे हम लोगों के पास x, y, z की फॉर्म में कुछ भी लिखा हो सकता है। जब हम लोग सवाल देखेंगे हम लोगों को पता चल जाएगा कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है। और जो स्मॉल p, स्मॉल q है वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो स्मॉल p होता है वो होता है डेल z अपॉन डेल x और स्मॉल q होता है डेल z अपॉन डेल y। यानी कि आपको पता चल गया p क्या है, q क्या है, और जो कैपिटल P, Q, R है वो हम लोगों को सवाल में दिए होंगे। तो यहां तक हमें समझ में आया कि एक इक्वेशन होगी जो कि इस फॉर्मेट में होगी। अगर वो इस फॉर्मेट में है तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लैग्रेंज के मेथड से, और वो मेथड कैसे काम में आएगा वो हम देख लेते हैं, यानी कि उसका जो वर्किंग मेथड क्या है, यानी कि वो कैसे वर्क करेगा वो हम देख लेते हैं। ओके ओके, तो देखिए हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट में होगी और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। वर्किंग मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला हम लोगों का स्टेप होगा, यानी कि वो काम जो हमें सबसे पहले करना है वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को लिखना है dx, dy, dz अपॉन p, q, r। इसे याद करना है, बहुत ही इजी है, मतलब देखते ही याद हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे dx के नीचे हम लोगों को p लिखना है, ये कैपिटल P है, और dy के नीचे कैपिटल Q, dz के नीचे कैपिटल R। ये हम लोगों को सबसे पहले लिखना है खुद से। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये है हम लोगों की ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हम लोगों को इक्वेशन दी होगी, हम लोगों ने उस इक्वेशन से ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब हम आएंगे अपने अगले स्टेप पे जो कि होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोगों के टर्म है इसे बोलेंगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। ठीक है, इसमें से कोई दो लेने हैं और उन्हें एक दूसरे के इक्वल, देखिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग कोई भी दो लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। सपोज हमने लिया dx अपॉन p और dy अपॉन q, इसे लिया और इसे सॉल्व किया। सॉल्व तब तक करते रहे जब तक ये सॉल्व ना हो जाए, और लास्ट में हम लोगों के पास एक इक्वेशन आएगी। सपोज वो इक्वेशन u आई, ठीक है, तो हम लोग उसे मान लेंगे C1 मान सकते हैं, A मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस वक्त हम लोगों ने क्या किया था, दो टर्म लिए थे, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट में हम लोगों को इस वाले को छोड़ के एक अगला टर्म लेना है। सपोज हम लोग इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट में सपोज हम लोग इन दोनों को ले रहे हैं, यानी कि dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, और हम लोगों ने फिर इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें फिर से एक इक्वेशन मिलेगी। सपोज अब की हम लोगों को v इक्वेशन मिली और उसको हम लोग मान लेंगे C2। ओके, अच्छा, इन केस हम लोग इसे सॉल्व करते, ये सॉल्व ही ना होता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं लेते, इक्वेशन भी हम लोग नहीं फिर एज्यूम कर पाते। फिर हम लोग ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या पता ये सॉल्व हो जाता कि dx अपॉन p और dz अपॉन r, इससे सॉल्व करते, इससे मानेंगे हम लोगों की इक्वेशन आ जाती b और फिर से C2 मान लेते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हम लोगों को सॉल्व करना है तब तक जब तक कि हम लोगों के पास दो इक्वेशंस नहीं आ जाती। एक को मानेंगे C1, एक को मानेंगे C2। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हम लोगों को आखिरी स्टेप अपना लिखना है। आखिरी स्टेप हम लोगों का क्या होगा, सिंपली स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना होगा, अपने आप से लिखना होगा एक फंक्शन f, फाइल भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, और C1 कॉमा C2 और लिख देंगे इक्वल टू 0। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो C1 है, C1 उसकी वैल्यू जो आई होगी, यानी कि जो इक्वेशन होगी
वो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो लिखेंगे, यानी कि C1 और C2 की वैल्यू बोले तो जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे, और वही हम लोगों को क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नोटिस, अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में आया है अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आया है और अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि ये केवल मेथड था। अब हम देखेंगे सवाल, और जब आप सवाल देखेंगे तब आपको आना जरूरी है और वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम देखने जा रहे हैं अपना पहला सवाल, जो कि बेस्ड है हम लोगों का लैग्रेंज वाले मेथड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और उसको मैंने सॉल्व किया है पूरा। सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे आंसर फाइंड किया है। तो सिंपल मैं सामने भी कर सकता था, बट मैं इसे आपको इजीली समझा पाऊंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज जो वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, और दोबारा से लिखने के बाद मैं आपको दोबारा से बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस चीज का क्या मतलब है। तो हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन होगी जो कि इस फॉर्म में होगी, P Q इक्वल्स टू R। जो कैपिटल P Q R है ये हम लोगों के क्वेश्चन में होंगे, जो कि हम लोग वहां से नोट करेंगे। और जो स्मॉल p q है इनकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता होती है, डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y। सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है जो कि dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r से बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो p q r है वो यहाँ से नोट कर लेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी होगी उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में हम लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और दो हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यानी कि हम लोग क्या करेंगे, केस में इनको इक्वल रखेंगे या फिर इनको या फिर पहले और तीसरे को, और फाइंड करेंगे अपनी इक्वेशन। सपोज एक इक्वेशन हम लोगों की u मिलेगी तो उसे C1 कंसीडर कर लेंगे, और दूसरी अगर v मिलेगी हम लोग उसे C2 मान लेंगे, a b भी मान सकते हैं। और फिर हम लोगों को सिंपली स्टेप 3 में क्या करना है, f और यहाँ पे C1 C2 लिख देंगे, यानी कि जो यहाँ पे इक्वेशन मिली होगी, और सिंपली 0 लिख देंगे इसके इक्वल में, ठीक है। दूसरा क्या है ये, और यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी माना जाएगा ये भी माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर दोनों में मिलेंगे। यानी कि u क्या है, यहाँ पे जो लिखा होगा उसे यहाँ पे लिख देंगे, और जो v होगा उसे यहाँ पे लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने सवाल लिखा है उसे समझते हैं। तो हमारे पास सवाल है y स्क्वायर z अपॉन x p x z q इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो सपोज ये सवाल आता है एग्जाम में, तो हम लोगों को कैसे ऑब्जर्व करना है वो देखते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा है p, ये क्या लिखा है q, और हम लोगों का क्या फॉर्मेट है pp qq, और ये क्या है r, यानी कि ये उसी फॉर्मेट की है। यहाँ पे p है और जो कैपिटल P है उसकी जगह पे ये हम लोगों का पूरा इतना टर्म है, ठीक है। और ये जो ये वाला है ये क्या है कैपिटल Q, और यहाँ पे ये जो y स्क्वायर ये क्या है R। तो यानी कि P Q R हम लोगों के x y z के फंक्शन थे, वो यही है। यहाँ पे ये है हम लोगों का P की जगह पे ये Q और ये R। तो सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो x है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में, यानी कि सिंपली हम लोग इसे एक लाइन में बनाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी कि फिर उसके बाद इससे होगी। ये सिंपल सी इक्वेशन वाली बात है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे, तो ये एक लाइन में बन जाएगा y स्क्वायर z p, और यहाँ पे x से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया x स्क्वायर, z ऑलरेडी है q ऑलरेडी है, इक्वल्स टू y स्क्वायर, और यहाँ पे जब x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो हो जाएगा x y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अरे यही चीज है कि अगर सपोज x अपॉन y प्लस यहाँ पे लिखा है सपोज z, और इक्वल्स टू यहाँ पे अगर लिखा है 2, तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 2y। इस तरह से बहुत छोटी चीज बता रहा हूं, आपको ऑलरेडी पता होगी, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे कंपेयर अपनी इस वाली इक्वेशन से जो कि लैग्रेंज की मेथड यूज होती है। तो हम लोगों का ये क्या लिखा है, ये p लिखा है, ये q लिखा है, और कैपिटल p, कैपिटल q और कैपिटल r उनकी वैल्यू ये है। हम लोगों ने जब कंपेयर की तो हम लोगों ने लिखा कैपिटल p, कैपिटल Q और कैपिटल R की जो वैल्यू है वो लिखी x y स्क्वायर, x स्क्वायर z
और वाइस पर जेड। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने पी क्यू आर को कैसे फाइंड आउट किया अपने क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, हमें अपने पहले स्टेप पे जाना था। देखिए ये क्या है पहला स्टेप, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो सबसे पहले सिमिलरली हम लोगों ने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। स्टेप 1 क्या था, डी एक्स अपॉन पी, ठीक है, और पी क्या है वाई स्क्वायर जेड लिख दिया, इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू, और क्यू कितना है एक्स स्क्वायर जेड वो लिख दिया। फिर डी जेड अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है एक्स वाई स्क्वायर। हम लोगों की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुकी है, जो कि है ये। उसके बाद क्या करना था, हम लोगों को करना है सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट द टू सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दो इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों के पास ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इससे हम लोगों का फिक्स नहीं है कि पहले हम लोगों को स्टार्टिंग में 2 लेने हैं, फिर सेकंड और थर्ड लेना है, फिर फर्स्ट और थर्ड लेना है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस वाले को लेना ज्यादा अच्छा रहेगा तो आप इसे ले सकते हैं, अदरवाइज आप जैसा आपको लगेगा कि आप सॉल्व कर सकते हो आप वही ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक फर्स्ट 2 टर्म। यहाँ पे टर्म 1 ये है, टर्म 2 ये है, टर्म 3 ये है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया फर्स्ट 2, पहला और दूसरा। टेक फर्स्ट 2 टर्म, तो पहला क्या है dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, सेकंड वाला क्या है dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। हमने क्या किया, ये यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और अब हम इसे करेंगे सॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को एक इक्वेशन फाइंड करनी है इस तरह से। तो इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा। अब देखिए यहां से हम करेंगे इसे सॉल्व। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है z, यहाँ पे भी क्या लिखा है z, तो ये z से z कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब ये जो y स्क्वायर है इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx और ये y स्क्वायर dy। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखा। हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, सॉल्व होने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐसे सिचुएशन ले आओ जहां पे ये डी जैसा कुछ भी ना दिखे। यानी कि हम लोगों का जो ये डेरिवेटिव यानी कि जो डी है वो गायब हो चुका हो, तो अगर वो हम लोग रिमूव कर देते हैं यानी कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। तो जब यहां तक हम लोगों ने कर लिया इस वाले स्टेप तक, तो गैप सॉल्व थोड़ी ना हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। तो डी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन करना जरूरी है। इस स्टेप तक अभी तक सब नॉर्मल था, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को इस डी को रिमूव करना है, इस डी को रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेशन भी बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा, बेसिक है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने कांस्टेंट कौन सा ऐड किया C1, क्योंकि हम लोगों को क्या कांस्टेंट चाहिए था C1। ठीक है, तो सिंपली हम लोग C1 को ऐड करते। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे इसके भी अपॉन में 3 है, इसके भी अपॉन में 3 है, तो हम लोग अपने कांस्टेंट के साथ अगर अपॉन में 3 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यानी कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि हम लोगों ने इसी की तरह इसको भी बना लिया ताकि ये 3 से 3 सारे कैंसिल हो पाए और हम लोगों को C1 की जो वैल्यू है वो मिल पाए। C1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी जो वाई क्यूब है ये इधर जाएगा इक्वल्स के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से समझा दूंगा। बाकी हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम लोग समझेंगे दोबारा से। ठीक है, अब स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने ऑक्सिलरी फाइंड की, हमने उसके बाद क्या किया, हमें सॉल्यूशन चाहिए था, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है, C1 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें दूसरा पेयर लेना है।
क्योंकि हम लोगों को दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी कि दो इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, C2 भी तो फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, पहला और तीसरा टर्म लिया। ठीक है, पहला क्या है dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड और तीसरा क्या है dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। ये है, हम लोगों ने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा। ठीक है, अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने दूसरी और तीसरी को क्यों नहीं रखा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। इन केस अगर हम लोग दूसरी और तीसरी को इक्वल में मतलब रख दें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी कि एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा। यहां पे मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, एक मिनट। देखिए, इन केस सपोज मैं इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रखता, dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, तो देखिए एक x से एक x कटता, तो क्या हम लोगों को मिलता है dy अपॉन एक्स जेड इक्वल टू dz अपॉन वाई स्क्वायर। जब ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये जो वाई स्क्वायर है जब ये इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब ये एक्स जेड इधर जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पे क्या है dz, तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा सेफ साइड में रहना है, हम लोग इसे नहीं लेंगे। अब अगर देखिए पहले और तीसरे को लेके देखिए, पहले को और तीसरे को लेके देखिए, पहले और तीसरे को जब देखें तो देखिए वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, यानी कि जो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली क्या है हम लोगों का, जो ये z है इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा z dz, और जो x है इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा x dx। यानी कि यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या रिमूव करना था, d। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे d को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे जिससे ये d हट जाए। तो x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, z का करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 है, इसे z मत समझिएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर आपको धोखा होता है, मेरी राइटिंग गंदी है। तो यहाँ पे क्या है z स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें फिर से इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया वो क्या लिया, C2। हम लोगों को क्या चाहिए था, दूसरा C2 चाहिए था। अब C2 लिया, यहाँ तक सब ठीक है, पर क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, z स्क्वायर के भी अपॉन में 2 है, तो हम लोग कांस्टेंट के अपॉन में भी 2 ले सकते हैं ताकि हम लोग इजीली इसे कैंसिल कर पाए 2 को। फिर हम लोगों ने 2 से 2 कैंसिल कर दिए सारे, और c स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को, c स्क्वायर नहीं C2 की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी एक्स स्क्वायर, और ये z स्क्वायर जब इक्वल से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को C2 की वैल्यू मिल गई, C1 की वैल्यू हम लोगों को इधर मिल गई। हम लोगों ने C1 को फाइंड किया, C2 को फाइंड किया। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू मिल गई, यानी कि जो u है वो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और v क्या है हम लोगों का, ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहां तक सब ठीक है। अब आएंगे हम लोग अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है, सिंपली f लिखना है, f हम लोगों ने लिखा f, क्या है आवर सॉल्यूशन इज f। उसके C1 कितना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमने क्या लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कॉमा, जैसे कि ये कॉमा लगा है। उसके बाद क्या है C2 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपना आंसर। अब चाहे इसे ऐसे लिख लो, चाहे इसे ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, क्या लिखा है u। ठीक है, u क्या है C1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C1 इक्वल्स टू f, अंदर क्या लिखा है v क्या है C2 कितना है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही ठीक हैं। और आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ओके, देखिए सिंपली क्या किया, पसीना पोंछ लेता हूँ सबसे पहले, ये गर्मी लग रही है। देखिए सबसे पहले क्या किया, सवाल को किया स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे सवाल हम लोग हुआ स्टार्ट। यहाँ पे जो ये इक्वेशन थी ये बन रही थी, इस फॉर्म में थी PP QQ RR। सबसे पहले हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, x की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो x की इधर मल्टीप्लाई की, फिर इधर मल्टीप्लाई की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
उसके बाद हम लोगों ने पी क्यू आर की वैल्यू लिखी, उधर से देखे कि पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की। फिर हम लोगों ने पहले दूसरी को सॉल्व किया, तो हम लोगों को ये मिली इक्वेशन, ठीक है, जिसे C1 माना, और यहाँ पे इसे सॉल्व किया पहली और तीसरी को, तो हम लोगों को यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मिली है, जो कि ये है x²-z², ठीक है। फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन को लिख लिया, जो कि क्या है f C1, C2 की वैल्यू रख दी, यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो हमारा अगला सवाल है ये y3 - x3 = z, ये भी उसी फॉर्मेट में है। जरा आप ठीक से देखिए, यहाँ पे जो p वाला टर्म है वो पहले है, और जो q वाला है, p वाला मतलब बाद में है, और जो q वाला है वो पहले है, पर मैटर नहीं करता। हम लोगों की इक्वेशन बिल्कुल वैसी है, यानी कि सपोज अगर हम लोग इसे ऐसे लिख लें -xp उसके बाद +y3 = z, तो यानी कि आप देखिए इसी फॉर्मेट में, बेशक ये माइनस है तो इसको माइनस में ही लिखेंगे, पर ये है बिल्कुल सेम वैसे ही। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का जो कैपिटल P है वो क्या है -x, कैपिटल Q क्या है y, और हम लोगों का R क्या है z। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली बार मतलब पिछली बार की तरह यहाँ पे हम लोगों को क्या करनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या होगी dx/p, p कितना है -x, dy/q कितना है y, और dz/r, r कितना है z। हम लोगों की ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, पिछली बार की तरह सॉल्व करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को, और हम लोगों को फाइंड करनी है दो इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1/x, यानी कि अपॉन में x, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। खैर आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं टेक फर्स्ट टू टर्म, ये लेंगे पहला और ये वाला लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है dx/-x = dy/y, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, पहला टर्म और दूसरा वाला टर्म ले लिया। अब देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log x। अब हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व वो तब होगी जब यहाँ पे d जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, और 1/x, देखिए 1 जो x है x 1/x, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा हम लोगों का, मत देखिए, तो हम लोगों का आएगा -log x, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का 1/y है, और y के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लोगों का आएगा log y, और हम लोग ये ऐड करते हैं कांस्टेंट, तो हम लोग अपना कांस्टेंट ऐड करेंगे। देखिए हम लोगों का कांस्टेंट क्या होता है C1, ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों की दोनों टर्म है ये log में आया है, ये log में आया है, तो हम लोग अपना कांस्टेंट भी log में लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा देश वैसा देश। तो ये log में है, ये log में है, तो सिंपली हम लोग अपना जो कांस्टेंट है वो भी log में लिखेंगे। सपोज ये हो गया log C1। अब देखिए ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो देखिए कांस्टेंट को सेपरेट ही रखेंगे, तो जो log y को हम लोग जब इस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अपना कांस्टेंट भी माइनस में लेंगे ताकि वो कैंसिल हो सके। मतलब ये वो चीजें हैं जो हम लोग माइंड में पहले से सोच के चलते हैं। अगर आप नए हो तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ, पर जब आप कंटिन्यूसली सवाल सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई हार्ड नहीं है, सिंपली हम लोगों ने केवल अपना जो कांस्टेंट है वो माइनस में लिया है। क्यों लिया है आप देखिए, जो ये log y है ये इस साइड में आएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा log x माइनस log y इक्वल टू माइनस log C1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और वो इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का log x प्लस log
y इक्वल टू log c1। ये जो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये कैंसिल होके मतलब कॉमन लेके कैंसिल हो गया। ठीक है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो बट दिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हो गया log x प्लस log y इक्वल टू log c1। अब log m प्लस log n ये बराबर होता है log mn के, यानी कि ये क्या बन जाएगा हम लोगों का हो जाएगा हम लोगों का log xy इक्वल्स टू log c1। ये जो c1 है ये कांस्टेंट है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसे हम लोग a भी लिख सकते थे। ठीक है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे c1 और c2 लेके चल रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पे मैंने c1 लिखा है। ठीक है, तो log से log कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को मिलेगी c1 की वैल्यू xy। क्या ये आपको दिख रहा है? हाँ, आपको दिख रहा है। तो यानी कि c1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि कितनी आई है xy। c1 हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, यानी कि यहाँ तक का हम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ती है, यानी दो हम लोग अगले टर्म को लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को लिया, हम लोगों को ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब हम इन दोनों को लेंगे तो हम लोगों को नई इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा टर्म में तीनों में सिमिलैरिटी है यहाँ पे, यानी कि अगर हम लोग इन दोनों को लेंगे तो भी मिल जाएगा, इन दोनों अगर हम लोग इन दोनों को लेंगे तो भी मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर पहला दूसरा हम लोगों ने जो ली, कहने का मतलब ये है पहला दूसरा हम लोगों ने लिया है तो हम लोगों को ये सोल्यूशन मिला। ठीक है, अब हम लोग दूसरा तीसरा भी ले सकते हैं, पहला तीसरा भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों ही सही हैं। तो हम लोग करेंगे सॉल्व, हम लोग लेने जा रहे हैं टेक सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ये तीसरा वाला ये है। तो जब सेकेंड और थर्ड लिया तो हम लोगों का क्या हो गया, dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन z। फिर वही बात हम लोगों को रिमूव करना होगा यहाँ पे d, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या है 1 अपॉन y, इसका हो जाएगा log y, इसकी 1 अपॉन x है, अगर ये होता y क्या होता log y, तो ये क्या हो जाएगा log y, यहाँ पे क्या हो जाएगा log z। अब यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस बार यहाँ पे माइनस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी। log c2 हम लोगों का दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो log z है, देखिए इसे सेपरेट रखते हैं, इसको साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का log y माइनस log z। ठीक है, log z इक्वल टू log c2। देखिए log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है log m अपॉन n का, यानी कि log y अपॉन z, और ये हो जाएगा log c2। log से log कैंसिल हो जाएगा, c2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हम लोगों की y अपॉन z। हम लोगों को c2 मिल चुका है, c1 भी मिल चुका है, c2 भी मिल चुका है। अब हम लोगों को c1 c2 मिलने के बाद क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, c1 c2 की वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे our solution is f c1 कितना है xy, कॉमा c2 कितना है y अपॉन z इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। जो मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही जल्दी। ये सवाल था लैग्रेंजे की फॉर्मेटिंग में ही था, ये p के साथ वाला टर्म ये है, q के साथ वाला टर्म ये है। सिंपली हम लोगों ने अपने मन के अकॉर्डिंग लिख लिया, जैसे हम लोग नॉर्मली इक्वेशन को देखते हैं इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कंपेयर की उससे, यहाँ पे p की वैल्यू मिली, q की और r की। माइनस एक्स है इसलिए माइनस एक्स, वाई और ये z। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, माइनस एक्स था इसलिए माइनस एक्स, वाई ये है और z ये। ठीक है, सिंपली यहाँ तक आ गया।
पहली दूसरी इक्वेशन पहले दो टर्म को लिया और हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो मिला log x माइनस का, फिर log y ये वाला कांस्टेंट माइनस में लिया ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो सके। टाइम के साथ आपको कुछ समझ में आ जाएगा। उसके जगह से माइनस में लेके आया तो माइनस कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दिया, log x प्लस log y इक्वल टू log c1। यहाँ पे log m प्लस log n होता है log mn यानी log xy। log c1 ऑलरेडी इधर पे पहले से था और log से log कैंसिल, c1 की वैल्यू आ गई। फिर हम लोगों ने दूसरे तीसरे टर्म को लिया, दूसरे तीसरे को लिया। अगर पहले तीसरे को लेते तो भी आंसर आता, पर हमने दूसरे तीसरे को लिया तो भी आंसर आएगा। दूसरे तीसरे को लिया, यहाँ पे dy अपॉन y क्या हुआ log y, dz अपॉन z क्या हुआ log z, कांस्टेंट ऐड किया log c2, ठीक है। फिर इस वाले टर्म को इधर ले आए log y माइनस log z, log m माइनस log n, log m अपॉन n, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा, कोई टफ काम नहीं है। यहाँ पे क्या था log c2, log से log कैंसिल, c2 की वैल्यू आई y अपॉन z। फंक्शन बनाया, c1 की वैल्यू रखी, c2 की रखी इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं अपना तीसरा सवाल ताकि आपको और अच्छे से आ पाए, और थोड़ा सा स्टेप इसका बढ़ाते हैं और फिर आइए हम मल्टीप्लायर पे। मल्टीप्लायर मतलब तब जब हम लोगों का ये मेथड हो जाता है फेल, ठीक है। ओके, तो हम अपने देखने जा रहे हैं तीसरा सवाल जो कि लैग्रेंज के मेथड पे ही बेस्ड होगा। आपकी बस थोड़ी सी चीज इसमें डिफरेंट होगी और उसके बाद हम आएंगे मल्टीप्लायर पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ये हमारा सवाल लिखा है, वही फॉर्मेट है। ये देखिए p है, ये q है और यहाँ पे हम लोगों का ये जो स्मॉल p स्मॉल q और जो हम लोगों का इधर होता है r, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसा अभी तक करते हुए आए हैं ठीक वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए यहाँ पे ये क्या है p, आपको पता ही होगा ये क्या है q r। तो मैं कंपेयर कराने वाली लाइन को नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे, समझ चुके हो कि p q r क्या है। तो हम लोग सीधे लिखेंगे अपना पहला स्टेप जो कि है ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों की, ठीक है। सो our auxiliary equation is dx upon p कितना है y स्क्वायर, dy upon q कितना है लोगों का xy, ये है। पर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, और हम लोगों के फॉर्मेट में क्या होता है प्लस। तो यानी कि ये जो माइनस है उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है हम लोगों का तीसरा टर्म dz अपॉन r की वैल्यू क्या है x, z माइनस 2y। यहां तक हम लोगों की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद जो हम लोग क्या काम करते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं, टर्म लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे ये टर्म है एक है ये, एक है ये, तीनों का। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, यहाँ पे क्या है dx, ये क्या है dy। अगर इन दोनों को लेंगे तो देखिए एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा और जो ये वाला x है ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे dx है। और जो यहाँ पे एक y बचेगा वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड है, यानी कि सिंपल सा हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला लेना ठीक रहेगा। तो हम लोग पिछली बार की तरह यहाँ पे भी एक फर्स्ट टू टर्म्स, उसके बाद जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को मिला dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस xy। y यहाँ पे कितने हैं, 2, इसको z मत समझना, रियली वेरी सॉरी, ठीक है। 2 है, 2 2, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x है इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, और जो एक y बचा है उसकी मल्टीप्लाई होगी इससे। बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए, पता होगी भी, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब x की मल्टीप्लाई होगी तो होगा माइनस x dx इक्वल्स टू y dy। y dy, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
इस y की मल्टीप्लाई इधर हो गई, और जो एक y था वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 2 थे, स्क्वायर लगा था। अब यहाँ पे हम लोगों को ये रिमूव करना है डी वाला टर्म, यानी कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे x है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लगा है तो लगा दिया। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर अपॉन 2, उसका 2, अब ये z लग रहा होगा, तो लिखा 2 z को मैच करते हैं मेरे ख्याल में, इंप्रूव कर लूंगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट क्या लेते हैं, c1 ले लिया, ठीक है। अब वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे है, देखिए इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, तो कांस्टेंट के अपॉन में भी 2 ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, और 2 से 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे। c1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, ये देखिए 22 का जब इधर चला जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर हम लोगों ने सपोज कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज हम लोगों ने माइनस में लिया होता, ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे माइनस में, ताकि सारे माइनस कैंसिल हो पाए, ठीक है, चलेगा। तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था, जैसे कि अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे, ठीक वैसे यहाँ पे भी किया है, और हम अब देखेंगे अपना आगे का मेथड, ठीक है। तो सिंपली देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या लिया, पहले और दूसरे टर्म को लिया था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरे और तीसरे को लेने जा रहे हैं। देखिए पहला दूसरा ले लिया, ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरे तीसरे को। तो सबसे पहले जो जहां तक हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला और दूसरा टर्म, वहां से हम लोगों को इजीली इक्वेशन मिल जाती है। उसके बाद हम लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। तो जनरली हम लोगों को दूसरे तीसरे में मिल जाता है, अगर नहीं होता तो हम पहले तीसरे के लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन मतलब टर्म, ठीक है। तो दूसरी क्या है, dy अपॉन xy, और तीसरी क्या है, तीसरा dz अपॉन xz माइनस 2y। क्या ये आपको दिख रहा है, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये क्या लिखा है, x, और यहाँ पे भी x है, तो जो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो ये y है ये dy है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इंटीग्रेशन करते हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा है, dz, और यहाँ पे हम लोगों के पास y वाला भी टर्म है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसे हम लोगों को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो y है, ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, यानी कि हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, z माइनस 2y, 2 है ये z है, समझ रहे हो क्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, dy, और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, y dz। ये जो माइनस था तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मली हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई की है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो इसको जो ओपन करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा z dy माइनस 2y dy इक्वल टू माइनस y dz। अब देखिए ये क्या है, y, इसके साथ dy है, यहाँ तक तो यानी ठीक है हम लोगों का, अगर इंटीग्रेशन करते तो ये सॉल्व हो जाता। z के साथ dy है, y के साथ dz है, यानी कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अजीब है कि y के साथ यहाँ पे z है और z के साथ y है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम लोग इसको इक्वल के इधर ले जाते हैं और इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, तो या फिर सिंपली देखिए आप समझ जाएंगे, 2y dy, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, उस वाले टर्म को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, z dy प्लस y dz। सिंपली इस वाले टर्म को इधर लेगा, इस वाले को इधर ले आया, बात वही है, आगे पीछे बस है। ये क्या लिखा, 2y dy, और यहाँ पे क्या है, z dy, और ये जब इधर आ गया तो क्या हो गया, y dz, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास क्या लिखा है, z dy y dz। तो देखिए सपोज हम लोगों के पास अगर दो अगर लिखे होते, सपोज हम लोगों के पास होता y और z, ठीक है, y और z, अगर इनका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन,
फिर प्लस सेकंड एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि डिवाइड। अब जो ये लाइन है क्या आपको दिख रही है, जो ये लाइन है वही हम लोगों की यहाँ पे लिखी है, यानी कि जो ये हम लोगों का लिखा है ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है y और z का, ठीक है। अब अगर आप पहली बार देख लो तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, पर जब दो टर्म का हम लोग करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यही लाइन आती है ये वाली, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास 2y और dy, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी। अब सिंपली हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी है, डी वाला टर्म यहाँ पे भी है, डी वाला टर्म यहाँ पे भी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पे y का क्या हो जाता है, देखिए ये वाला 2 एज इट इज, y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे केवल केवल क्या आएगा yz, यानी कि ऐसे देखो जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन yz का, तो ये जो d है d ये इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल केवल क्या आएगा yz, और हम लोगों के पास एक क्या होता है कांस्टेंट, क्या होगा c2, ओके। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है y स्क्वायर yz प्लस c2, तो c2 की वैल्यू हम लोगों की क्या निकल कर आ रही है y स्क्वायर माइनस yz, यानी कि हम लोगों ने C1 और C2 दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। C1 की वैल्यू ये लिखी है, C2 की वैल्यू ये लिखी है। आप सिंपली आते हैं तीसरे स्टेप पे जहां पे हम लोगों को अपना आंसर देना है। आवर सॉल्यूशन इज f C1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा y स्क्वायर माइनस yz, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना जिससे मुझे ये पता चल पाए कि आपका फीडबैक क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है मुझे फीडबैक नहीं मिला किसी से, तो मैं नहीं सोच पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो लैग्रेंज है उसका हम लोगों ने 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा जहां पे कुछ वो प्रॉब्लम लूंगा जो ऐसे सॉल्व नहीं हो पाती है, जो ये जहां पे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन फेल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।